नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटका उत्सव साफ सुथरे तरीके से मनाने के निर्देश डीसी शिल्पा शर्मा ने दिए। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे विस्फोट में शामिल होने के लिए 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। सिद्धरामैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, आरवी देशपांडे। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की मायावती, एक्स पर बोली इस नाटक से रहे सतर्क। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटका उत्सव को साफ सुथरे तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। वे 17 सितंबर को होने वाले कल्याण कर्नाटका उत्सव की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 17 सितंबर को प्रातः 7:45 पर शासकीय सारणी, सरकार एवं संघ भवनों पर अनिवार्य रूप से ध्वजारोहण होगा। तत्पश्चात प्रातः 8:15 पर विश्वगुरु बसवेश्वर सर्किल पर सभी लोग एकत्र होंगे। तत्पश्चात विश्वगुरु बसवेश्वर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र की शोभ यात्रा निकाली जाएगी। सर्कल से भगत सिंह सर्कल, डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल, जनरल करियप्पा सर्कल से सीधे जिला नेहरू स्टेडियम में जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे जिला नेहरू स्टेडियम बीदर में वन, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान मंत्री तथा बीदर जिला प्रभारी ईश्वर खंडरे द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थानों एवं सभी ग्राम पंचायत भवनों एवं शहर के सभी अंचलों में 2 दिनों तक रोशनी करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। हुमनाबाद नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव आज नगर पालिका कार्यालय में आयोजित किया गया। अध्यक्ष के लिए वार्ड नंबर 20 की पार्वती मड़ीवड़प्पा सेरीकर और उपाध्यक्ष के लिए वार्ड नंबर 23 के मोहम्मद मुकर्रम निरीरो चुने गए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अफसर मियां और कई नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भीमराव पाटिल ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर की अभिवृद्धि करने की सलाह दी। इसके बाद पदयात्रा करते हुए पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल के घर पहुंचकर उनका सम्मान करके उनका आशीर्वाद लिया गया। हुमनाबाद से मोहम्मद मोइनुद्दीन की रिपोर्ट। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में चिरागपल्ली में वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 140 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र 2 महिंद्रा बोलेरो वाहनों में लदा हुआ था, जिसको पुलिस ने जांच के दौरान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में संगारेड्डी जिले के अधीक्षक चिन्नूरी रूपेश ने पत्रकार को विस्तार से जानकारी दी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 4 आरोपियों
मुसव्विर हुसैन, शाजीब, अब्दुल मतीन अहमद ताहा, माज, मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सोमवार को दाखिल की गई चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ईएसए और विनाश एवं नुकसान की रोकथाम पीडीएलपी अधिनियम सहित कई कानूनों के तहत आरोप शामिल हैं। पहले गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इस वर्ष 1 मार्च को आईटीपीएल बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड स्थित रामेश्वरम कैफे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी विस्फोट हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 9 लोग घायल हो गए थे और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। विभिन्न राज्य पुलिस बलों तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक तकनीकी और क्षेत्रीय जांच की। जांच में पता चला है कि शाजीब ने बम लगाया था। अल हिंद मॉड्यूल के ध्वस्त होने के बाद 2020 से ही वह और ताहा पकड़ से बच रहे थे। कैफे विस्फोट के 42 दिन बाद उन्हें पश्चिम बंगाल में एक ठिकाने से पकड़ा गया था। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक आरवी देशपांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार का पूरा कार्यकाल तक पद पर बने रहेंगे। देशपांडे ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, हमने 1 साल से अधिक समय तक सत्ता में बने रहने का काम पूरा कर लिया है और सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि वह अच्छा शासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल हम राज्य में मुख्यमंत्री बदलते नहीं देख रहे हैं और किसी ने भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, इसके लिए दावा तभी किया जाना चाहिए जब यह खाली हो। कई लोगों ने इस पद के बारे में अपनी आकांक्षाएं जाहिर की हैं। यहां तक कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी कहा है कि वह अगले विधानसभा चुनाव के बाद इस पद को संभालने की इच्छा रखते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में मायावती ने लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इस नाटक से सचेत रहे जो आगे भी कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने आगे लिखा, अब कांग्रेस पार्टी के सरवा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के लिए दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए आम आदमी पार्टी आप सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। गुप्ता ने एक बयान में दावा किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना और कैग रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करना संविधान का उल्लंघन है। भाजपा विधायकों के इस प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा, राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख ने मंगलवार को दावा किया है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय एजेंसियों की मदद से उन्हें गिरफ्तार कराने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में देशमुख ने यह भी दावा किया कि 4 साल पुराने एक मामले में भाजपा नेता फडणवीस के इशारे पर सीबीआई ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अनिल देशमुख ने कहा, यह आरोप है कि 4 साल पहले जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था तब मैंने जलगांव के एक पुलिस अधिकारी पर भाजपा नेता गिरीश
महाजन के खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव डाला था। देशमुख ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार देवेंद्र फडणवीस मुझ पर छापा बढ़वाने और मुझे गिरफ्तार कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल्ली और ईडी सीबीआई की मदद में महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत निचले स्तर पर पहुंचाने वाले देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा हूं। हाल ही में प्रयागराज से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस 14117 को कानपुर में एलपीजी सिलेंडर से उड़ाने की साजिश का मामला सामने आया। इस साजिश को लेकर सुरभा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआती तफ्तीश में इस घटना में टेरर लिंक होने के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस घटना की साजिश रचने वाले सेल्फ रेडिकलाइज्ड शख्स हैं। जांच एजेंसियों को कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल में से जुड़े आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बनाया जाता है, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस तरह का सामान मिला है, उससे शक है कि आरोपी सेल्फ रेडिकलाइज हो सकता है। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्लाह खोरी पाकिस्तान में बैठकर आतंकी ऑनलाइन क्लास देता है। फरतुल्लाह खोरी ने ही हाल ही में अपने ऑडियो क्लिप के जरिए भारत में ट्रेन पलटने का आदेश दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर घातक हमले किए हैं। यूक्रेन की ओर से दागे गए 140 से अधिक ड्रोन ने राजधानी मॉस्को सहित कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया हमला अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। रूसी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि मॉस्को के पास रामेंस्कोई शहर में ड्रोन ने 2 बहुआ मंजिला आवासीय इमारतों को निशाना बनाया, जिससे इनमें आग लग गई। आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। वोरोब्योव ने बताया कि क्षतिग्रस्त इमारतों के पास 5 आवासीय इमारतों को खाली करा लिया गया है। हमले के कारण अधिकारियों को मॉस्को के पास स्थित 3 हवाई अड्डों वनुकोवो, डोमोडेडोवो और जुकोवस्की को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रोसावियात्सिया के अनुसार कुल 48 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेज दिया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटका उत्सव साफ सुथरे तरीके से मनाने के निर्देश डीसी शिल्पा शर्मा ने दिए। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे विस्फोट में शामिल होने के लिए 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। सिद्धरामैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, आरवी देशपांडे। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की मायावती, एक्स पर बोली, इस नाटक से रहे सतर्क। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।